वेलकम टू द गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इज यूनाइटेड नेशन इज स्टिल रिलेवेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की रिलेवेंस के बारे में। ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में था पहले पिछले कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि अभी जो पेंडेमिक आई थी तो उसमें यूनाइटेड नेशंस जो अभी गई भी नहीं है, तो उसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल था वो बहुत ही मार्जिनल था। और बहुत सारी कंट्रियां और लोग एलेज कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड लेवल पे कुछ कर ही नहीं रहा, WHO भी कुछ कर ही नहीं रहा। तो अब बात डिस्कस करते हैं इस बारे में कि क्या ये बातें सही हैं। तो हम इसके जो अगेंस्ट और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग शुरू करें तो इसका थीम कि यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। अब ये एस्टेब्लिश हुआ, उसके पीछे एक कहानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब फिनिश हुआ तो बाद में सारे नेशन इकट्ठा आए और उन्होंने सोचा कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए, यानी कि आगे ऐसी परिस्थिति ना बने, इसके लिए सभी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक UN चार्टर के नाम से डॉक्यूमेंट पारित किया। वो पारित किया 26 जून 1945 को। और वो मतलब उसके नाम से सैन फ्रांसिस्को चार्टर के नाम से जाना जाता है, UN चार्टर जो है। तो वो बाद में 24 अक्टूबर 1945 को एनफोर्स्ड हुआ और उसके बाद ही उसे UN का फाउंडिंग डे माना गया। तो रिसेंटली 2020 में 75th एनिवर्सरी, जो 75 ईयर से वो UN के पूरे हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस भी हुई 75th एनिवर्सरी पे। तो इसमें मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने प्लेस किया टू अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 एरा का है। और पर जो मेजर P5 कंट्रीज हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा जो मतलब भरोसा नहीं जताया और उन्होंने कहा कि वी विल फॉलो ए सॉफ्टर अप्रोच टू रिफॉर्म यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ रिफॉर्म की बात आती है तो रिफॉर्म बेसिकली UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और उसकी वीटो पावर से रिलेटेड सारी चीज़ें, और सारी मेंबर कंट्रीज उन्हीं को रिफॉर्म करना चाहती है, क्योंकि ये है ना जो परमानेंट वीटो पावर्स जो उन P5 कंट्रीज़ को एक अपर एज प्रदान मतलब प्रोवाइड करती है कि उनका वर्ल्ड ऑर्डर में सारा उनका कहा सुना जाए। तो अब बात करें तो एज द UN फेल टू प्रिवेंट COVID-19 पेंडेमिक, वंस अगेन पीपुल आर डिस्कसिंग वेदर द UN इज स्टिल रिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी। अब आगे की बात करें बैकग्राउंड की, तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन देयर वाज अ लीग ऑफ नेशंस। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1920 एंड सीज्ड ऑपरेशंस इन द ईयर 1946। क्यों सीज हुए ऑपरेशन? बिकॉज द लीग ऑफ नेशन वाज फेल्ड एंड इट कुडंट स्टॉप द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स थी लीग ऑफ नेशंस में, इसके कारण ये सक्सेस नहीं हुआ। पर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यानी अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, उनकी जो सोच के आधार पर UN को आधार प्रदान किया गया और UN की स्थापना की गई। अब बाकी बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की सेवरल बॉडीज़ हैं और इसकी जो एजेंसी भी हैं जिसे UN स्पेशलाइज एजेंसीज के नाम से जाना जाता है। अब ये एजेंसी कौन कौन सी है? जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, और ये सारी चीज़ें हैं। और अब इसकी बॉडीज़ की बात करें तो इसकी बॉडीज़ है जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो पावरफुल ऑर्गन है UN का, और इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द UN के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ अलग UN बॉडीज़ लाइक जो हमारी है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट यानी कि वर्ल्ड्स ओपिनियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा UN सेक्रेटरीट और ये सारी चीज़ें हैं। अब UN का मैंडेट की बात करें तो UNSC और जो भी सारी चीज़ें इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड UNSC इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब आगे की बात करें इसके जो फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशन इज स्टिल रिलेवेंट। अब यूनाइटेड नेशन रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज स्टिल रिलेवेंट बिकॉज इट इज़ एक्टिवली वर्किंग टू मेंटेन पीस विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये बात सच भी है और कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अभी तक बात करें तो कोल्ड वॉर हुआ, उसके टाइम से अभी तक कोई भी मेजर वॉर जो वर्ल्ड में नहीं हुआ। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की वजह से हुआ। पर दूसरी तरफ बहुत सारे वार भी हुए, जैसे 1991 का गल्फ वॉर और
जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वॉर पर, वो तो यूएन की मीडिएशन से बंद कराया गया। अब आगे बात करें, इट कुड प्रिवेंट द वार सिंस 1945 बाय चेंजिंग द परसेप्शन दैट द नेबरिंग कंट्रीज शुड बी सीन एज पोटेंशियल ट्रेडिंग पार्टनर। यस, यूएन का जो ऑर्गन है WTO, उससे भी मेंबर कंट्रीज के मध्य ट्रेड और जो पीस और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और भी रिलेशन सुधारे गए। एंड दिस हैज़ प्रमोटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बिल्ट गुड रिलेशन अमॉन्ग द कंट्रीज। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस का। अब सेकंड आगे की बात करें तो इट इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट इन सेवरल कंट्रीज एंड टैकलिंग ग्लोबल चैलेंज बाय फॉर्मिंग सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस एज यूनिसेफ एंड यूनेस्को। अब ये जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें यूएन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उनमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, उनके एजुकेशन के लिए, और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है उन जो कंट्रीज पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं उनको स्टेबल करने के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस का। अब तीसरी चीज बात करें तो इट इज स्प्रेडिंग द स्प्रेड ऑफ spirit of democracy in member countries. It is also working on protecting human rights. अब spirit of democracy की बात करें तो जब बात करें 1945 की, वर्ल्ड वार 2 के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई थी, पर यूनाइटेड नेशंस ने धीरे धीरे उनका सहयोग किया और अब तक हम देख सकते हैं कि सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने, कुछ एक को छोड़कर लगभग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब ह्यूमन राइट की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने ही जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट पास किया गया था यूएन जनरल असेंबली में। तो ये डॉक्यूमेंट जो अब तक टिल डेट सबसे ज़्यादा साइन किया गया डॉक्यूमेंट, तो ये ह्यूमन राइट को भी अपहोल्ड करता है। तो नेक्स्ट अगर यूएन के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इट इज़ वेरी मच नीडेड नो बिकॉज मेनी कंट्रीज आर टर्निंग टू नेशनलिज्म एंड प्रिफरिंग इट ओवर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली हम ट्रंप की गवर्नमेंट की बात करें तो वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और जो ब्रिटेन की बात करें तो ब्रेक्जिट पॉलिसी, तो ऐसी पॉलिसी से वो इनवर्ड लुकिंग हो चुकी थी कंट्री। और इस अभी टाइम की बात करें जैसे पेंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, और ये सारी प्रॉब्लम जो एफर्ट रिक्वायर्ड करती है वो ग्लोबल एफर्ट को रिक्वायर्ड करती है। अब जब ये सारी कंट्रियाँ इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगी अपने आप में और ग्लोबल एफर्ट को ज़्यादा सहयोग नहीं देगी तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए सारी कंट्रीज का सहयोग जरूरी है। तो इसके लिए यूएन एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए COP21 यानी कि पेरिस एग्रीमेंट और सारे एग्रीमेंट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला पॉजिटिव पॉइंट बात करें तो द फैक्ट दैट यूएन कुड प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 1945, तो इसमें भी यूएन ने बहुत ही हेल्प की है। इट इज़ स्टिल प्रोमोटिंग प्रूव्स द पॉइंट दैट यूएन इज स्टिल रिलेवेंट। अब नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो even though the UN has failed preventing the COVID-19 pandemic, इट कैन ऑल्सो वर्क इफिशियंटली टू प्रिवेंट फ्यूचर पेंडेमिक्स। अब फ्यूचर पेंडेमिक की बात क्यों करें, अभी तो यूएन जो वैक्सीनेशन में उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रही है, तो उसमें भी यूएन ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया डेवलपिंग कंट्रीज जो वैक्सीन डेवलप नहीं कर पा रही उनको वैक्सीन पहुंचाने में। और यूएन का बढ़िया एक काम और था कि यो WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल्स भी किए ताकि एक फ्यूचर जो मेडिसिन है वो कोविड-19 के लिए की जा सकती। तो ऐसा हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि यूएन ने कुछ नहीं किया, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आगे की बात करें तो ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि अभी हम जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल चैलेंज फेस कर रहा है, लाइक टेररिज्म, फूड क्राइसिस, वाटर स्केर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो वो ग्लोबल एफर्ट को मतलब रिक्वायर करते हैं कि इसके लिए ग्लोबल एफर्ट चाहिए इन ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए, और वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, वो है यूनाइटेड नेशंस। अब जो फूड क्राइसिस की बात करें तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को पिछले साल जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो वो इसके लिए मिला था क्योंकि इसने बहुत ही बढ़िया काम किया अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो हंगर एलिवेशन में। और इसी के साथ अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें कि यूएन इज़ नॉट रिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी, तो फर्स्ट foremost thing about that is that the powerful organ of the UN which is the UNSC is not relevant to the present time। अब UNSC क्यों relevant नहीं है, ये सारी जो पावर्स है ना UN की जो वो 5 परमानेंट मेंबर में ही समाहित है, यानी ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन हैं, USA, रशिया, ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस।
अब जो इसके आलोचक होते हैं जो वो यूएन के ये कहते हैं कि ये तो यूएन जो प्लेटफॉर्म है ये वर्ल्ड वॉर टू के विनर्स के लिए, यानी जो वर्ल्ड वॉर टू में विनर कंट्री थी उनके पास ही अभी पावर है। और ये जो 5 ही कंट्रियां इनके पास ही ग्लोबल अफेयर्स में कहने के लिए बहुत कुछ है, बाकी सारी कंट्रियों के लिए बहुत कुछ कम है। इसी के साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है पर उनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स है नहीं। दिस इज रिजल्टिंग इन द मिस यूज ऑफ पावर्स बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स यूजिंग देयर वीटो पावर। अब मिस यूज कैसे होगा कि ये वीटो पावर होती है ना जो यूएनएससी की, ये कंट्रीज अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स और इन कंट्री की पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि वर्ल्ड ऑर्डर पे। दे ऑफन ब्लॉक की डिसीजन विच आर वेरी मच नीडेड बाय अदर नेशंस। अब जैसे कि रिसेंटली मसूद अजहर को जो 1 to 7 यूएन की सैंक्शंस कमेटी है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाना था, पर क्या हुआ कि चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। पर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के चलते उन्होंने जो वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। पर ये एक चीज़ है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यानी पाकिस्तान को पेसिफाई करने के लिए अपनी वीटो पावर एक टेररिस्ट को बचाने के लिए यूज कर रहा था। देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब जैसे कि ये 5 कंट्री डेवलप्ड है, अफ्रीकन कंट्रीज एंड सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज इन द यूएनएससी, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये एक बेड क्वालिटी है। दिस डजेंट सूट द प्रेजेंट टाइम्स विच एम्फसाइज द नीड ऑफ इक्वलिटी। अब इक्वलिटी भी नहीं है, अगर यूएनएससी में एसी मतलब वीटो पावर है तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं हो सकती। अब आगे की बात करें तो WHO हैज़ मिजरेबली फेल्ड इन द प्रिवेंटिंग कोविड-19, बट अभी बढ़िया कर रहा है ये। अब आगे की बात करें नेगेटिव पॉइंट की, दो वर्ल्ड हैज चेंज सो मच सिंस 1945 बट द यूएन हैजंट चेंज। सो सारी कंट्रियां पुश कर रही है कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, स्पेशली यूएनएससी में। और ये रिफॉर्म कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम इस वीडियो के आगे बात करेंगे। द फंडिंग ऑफ द यूएन इज इन्फ्लुएंस इन ऑपरेशन। अब फंडिंग किससे होती है, मेजरली ये P5 कंट्रीज ही इनसे फंड करती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज का फंडिंग में बहुत ही मार्जिनल पार्ट है। अगर इंडिया की फंडिंग की बात करें तो ये 0.73 पॉइंट कुछ % जो फंडिंग में देता है, 0 पॉइंट, तो ये बहुत ही कम है। तो चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस, तो अगर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होगा। अब स्टिल बिलियंस ऑफ पीपल्स लिविंग इन द पॉवर्टी विच मेक्स अस वंडर वेदर वी नीड न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड इफेक्ट। तो इसकी तो बात नहीं है कि हमें अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बजाय इसमें भी रिफॉर्म करने चाहिए। अब सम कंट्रीज कंप्लेंट अबाउट द यूएन दैट इट्स एनक्रोचिंग ऑन देयर सोवरेनिटी। जैसे रिसेंटली श्रीलंका ने कहा कि जो श्रीलंका का जो ह्यूमैनिटेरियन जो हुआ था ना श्रीलंकन सिविल वार, तो उसमें यूएन ने कहा कि ह्यूमन राइट वायोलेशन हुए हैं माइनॉरिटीज़ के। तो इसमें श्रीलंका ने कहा कि यूएन उनकी सोवरेनिटी को जो अंडरमाइन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। द फैक्ट दैट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्मॉल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रोइंग इन प्रोवाइडिंग दैट यूएन इज लूजिंग इज रिलेवेंस। ये बात भी सही है कि अभी रीजनल पावर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जैसे G20 है और जो क्वाड भी इनफॉर्मल ग्रुपिंग आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, तो यूएन की रिलेवेंस उसमें थोड़ी कम हो जाती है। अब आगे बात करें तो व्हाट्स नीड टू बी डन, एज मेनी कंट्रीज आर सजेस्टिंग वीटो पावर शुड बी एलिमिनेटेड एंड यूएनएससी शुड बी एक्सपेंडेड टू हैव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज। अब ये सारी है कि सारी कंट्रियां यूएन रिफॉर्म चाहती, स्पेशली इन द यूएनएससी। अब ये रिफॉर्म कैसे हो सकता है, जब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स कंट्री विल वोट इन द फेवर ऑफ यूएन रिफॉर्म। और इसी के साथ अगर 5 कंट्रियां राजी हो, तो ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P5 कंट्रीज क्यों चाहेगी कि उनकी पावर्स हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर में कम हो। तो ये एक इम्पॉसिबल जो घटना हो गई। तो इसके लिए अब आगे हम क्या कर सकते हैं, द यूएन बॉडीज शुड बी क्रिएटेड टू टैकल अदर ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, सी टू मेक इट मोर रिलेवेंट। तो यूएन बॉडीज़ हैं तो उनको थोड़ी स्पेशलाइज ढंग से और काम किया जाए। देयर इज नीड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड इंप्रूव इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये भी हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करें और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूएन अभी तक कोई उसकी अलग से बॉडी नहीं है इन्फॉर्मेशन के लिए, कंट्री से के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे चाइना कोविड-19 के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो इस पे ही यूएन डिपेंडेंट था। अब फंडिंग शुड बी ब्रॉड फ्रॉम डाइवर्स रिसोर्स। तो बाकी सारी कंट्रीज को फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए ताकि जो इन्फ्लुएंस है उन कंट्रीज का वो कम हो सके। अब आगे बात करें तो कंक्लूजन की, तो द यूनाइटेड नेशन इज स्टिल रिलेवेंट
टू द प्रेजेंट टाइम एंड नीड इज द रिफॉर्म्स। तो ये तो बात 100% सही है कि ये तो स्टिल रिलेवेंट है, पर नीड क्या है? रिफॉर्म के। यूएनएससी शुड बी रिफॉर्म टू सूट द 21st सेंचुरी, और वो कैसे हो सकता है? इक्वलिटी से और वीटो पावर हटा के। बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैन मेक द यूएन ए मच मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू इन द वर्ल्ड ऑर्डर, और ये सब हेल्प करेगा वर्ल्ड ग्लोबल प्रॉब्लम को फाइट करने में। अब आगे बात करें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।